हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि हमारे देश के करोड़ों टीनेजर्स खतरे में हैं? शायद आप भी उन लोगों में से एक ही हो। इन करोड़ों युवाओं को कुछ लोगों ने भटका दिया है। जी हाँ, बिग बॉस जैसे वाहियात रियलिटी शो की मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग एप्स की बात कर रहा हूँ और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये असर है कि आज देश के अंदर करोड़ों युवा फंस चुके हैं बुरी तरीके से सैडिस्टिक डिलाइट, वॉयरिज्म और कंज्यूरिज्म के जाल में। क्या है इन शब्दों का मतलब? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे युवाओं के सपनों को छीन लिया गया है, आपको कुछ भी शानदार काम करने के लायक ही नहीं छोड़ा। ये प्रॉब्लम समझाने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए कमेंट करने की या कमेंट्स पढ़ने की जल्दबाजी ना करें, वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखें और ध्यान से सुनें। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। आपने एक शब्द सुना होगा, संस्कार यानी वैल्यूज। माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, राइट? लेकिन आजकल सिचुएशन बदल गई है। फेमस शायर वसीम बरेलवी ने लिखा है, जब से आ गई है घर की तरबियत टीवी के हाथों में। तरबियत यानी ट्रेनिंग। जब से आ गई है घर की तरबियत टीवी के हाथों में, अब कोई बच्चा अपने बाप पर नहीं जाता। यह आज की सच्चाई है। माँ बाप अपने काम में बिजी है, एंटरटेनमेंट में बिजी है। जो स्कूल है वो महंगी दुकानों जैसे हो गए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर का वैसा नाता नहीं रहा कि स्टूडेंट की लाइफ पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस हो। तो टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स पे किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ज्यादा? तो इसका जवाब है इन्फ्लुएंसर्स का। तो इसका इन्फ्लुएंस कैसा है? माँ बहन की गंदी गालियां देना, शराब पीना, हुक्का पीना, सिगरेट, भांग जैसे नशों को कूल दिखाना, लड़कियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी उन्हें एक चीज, एक खिलौने की तरह समझना, लड़ाई झगड़ा करना, हथियारों की हवाबाजी करना, नॉलेज और इंटेलेक्ट से मीलों की दूरी बना लेना, कंट्रोवर्सी, गॉसिप, चुगली में रस लेना, अपनी लाइफ का आता पता नहीं लेकिन इन इन्फ्लुएंसर की पर्सनल लाइफ में झांकना, पैसे के पीछे पागल होना, कुछ सीखना और मेहनत करना, ये चीज के एटीट्यूड को खो देना, बैटिंग एप्स पर जुआ खेलना, ये इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस है जो हमारे देश के युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अभी एक रियलिटी शो आता है बिग बॉस, काफी ट्रेंडिंग में। तो है क्या उस शो के अंदर? कुछ लोग एक घर के अंदर रहेंगे और लड़ेंगे आपस में, नॉनसेंस बातें करेंगे। कभी उनकी बातों में मिसोगिनी झलकेगी, कभी वल्गैरिटी होगी, कभी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाएंगे। वो क्लासिस्ट स्लर से गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा, कैस्टिस्ट रिमार्क्स इस्तेमाल किए जाएंगे, एक दूसरे को इंसल्ट करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। बस यही तो है ना, और इसके पीछे दुनिया पागल हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल की माने तो पिछले साल 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर बिग बॉस देखा और जियो सिनेमा पर बिग बॉस ओटीटी आया और सेकंड सीजन को 10 करोड़ लोगों ने देखा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शिवम भाई यार कुछ भी कहो, पर बिग बॉस देखने में मजा तो बड़ा आता है। पर एक बात सोचिए आप, जो लोग ड्रग्स लेते हैं मजा तो उन्हें भी आता होगा बड़ा। तो फिर क्या ड्रग्स सही हो गए? बिग बॉस का भी लोगों को एडिक्शन है। पहले टीवी पर तो 1 घंटे का एडिटेड एपिसोड आता था, अब तो आप किसी भी समय लाइव देख सकते हैं और लोग रात को उठ कर भी देख रहे होते हैं। उसके बाद यूट्यूब पर बिग बॉस के रिव्यूज भी देख रहे होते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। 2 लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है, तो ये सब देख के आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। यह एक सैडिस्टिक डिलाइट है, यानी कोई और इंसान पीड़ा में है और उस पीड़ा को देख के आनंद लेना। वही प्रिमिटिव सैडिस्ट मजा जो रोमन एम्फिस्फीयर थिएटर में लोगों को मिलता था 2 ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़ते हुए देखकर, किसी ग्लैडिएटर को शेर से लड़ते हुए देखकर, किसी को अपने सामने मरता हुआ देखकर पीड़ा का आनंद लेना। बिग बॉस में भले ही किसी का मर्डर ना होता हो, लेकिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। रोडीज में भी ऐसा होता था कि कंटेस्टेंट्स की फुल ऑन बेइज्जती की जाती थी। इंस्टेंट फेम और पैसा पाने के लिए लोग ऐसे ऐसे शो को साइन अप कर लेते हैं, फिर इस पैसे और फेम के लिए उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खेला जाता है। जैस्मिन बसिन, रूबिका दिलयाक, दिव्या अग्रवाल, अफसाना खान, हिमांशी खुराना, एजाज खान, निर्मत कौर, शमिता शेट्टी जैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने यह रिवील किया है कि उन्हें मेंटल हेल्थ के इशू से गुजरना पड़ा। रोडीज के फॉर्मर जज रघु राम ने भी यह बताया कि इस शो का उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी मैरिज ने सफर किया और उनका तलाक हो गया। दूसरों की ऐसी तैसी होती है और आपको देख के अच्छा लगता है, तो बता दूं कि आपके दिल और दिमाग को थोड़ी सी क्लीनिंग की जरूरत है। और एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ है एक वॉयरिस्टिक डिलाइट।
यानी किसी को छुपकर देखना, उनकी जिंदगी में झांकना। शो का पूरा लुक एंड फील एक सर्विलेंस टाइप का है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 में एक लाइन लिखी थी, बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। यहीं से इंस्पिरेशन लेकर नीदरलैंड में शो शुरू हुआ बिग ब्रदर, जो दूसरे देशों में फैलता चला गया और इंडिया में इसका नाम रखा गया बिग बॉस। यह कमाल का नॉवल तानाशाही के खिलाफ लिखा गया था कि किस तरह एक तानाशाह सरकार हर जगह अपने नागरिकों पर जासूसी करवाती है, लेकिन बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शो में यह सर्विलेंस फॉर्मेट एक सस्ते एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई। अगर आप असल जिंदगी में किसी की घर की खिड़की में झांकोगे तो समझो कि सामने वाले इंसान को कैसा लगेगा, पता है ना आपको। और यहाँ देखा जाए तो बेसिकली वही चीज हो रही है सेम, बस आप खिड़की में झांकने के बजाय उनकी स्क्रीन में झांक रहे हैं। आप समाज की रियलिटी देखना चाह रहे हैं, लेकिन दरअसल यह रियल नहीं है। असल जिंदगी में समाज में अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार भी हैं, शरीफ भी हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें टीआरपी नहीं है। हमारे देश में जाने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो कुछ कायदे की बात करें, लेकिन उसमें भी टीआरपी नहीं है। लेकिन यहाँ तो चूज करके ज्यादातर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो थोड़े मंदबुद्धि टाइप के हों, जो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हों और लड़ने के लिए एकदम तैयार हो। तो बात यहीं पर ही नहीं रुकती है, बिग बॉस इन लोगों का भी वर्स्ट बिहेवियर बाहर निकाल कर लाता है। पहली बात तो ये, रियलिटी में हम स्ट्रेंजर्स के साथ एक घर के अंदर बंद नहीं रहते हैं। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अनरियल है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अनीता गौतम कहती हैं कि बिग बॉस में लोगों को इकट्ठा बंद करके रखा जाता है, उन्हें अकेलापन महसूस होता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता जाता है। सेकेंडली, जो हमारी रियल लाइफ है ना, वो कोई गेम शो नहीं जहां मैं आसपास के लोगों से हारकर कोई गेम शो जीतना है। और ये गेम शो कोई सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, कोई डांसिंग कंपटीशन नहीं है, ना ही कौन बनेगा करोड़पति जैसा नॉलेज बेस्ड शो है, बल्कि ये गेम शो है कि कौन किसके साथ मिलकर किसको साइड कर सकता है। चालू पंथी वाला गेम शो है ये। स्प्लिट्सविला भी ऐसा ही है। ऐसे शो में किसी एक को ही जीतना होता है और इसलिए लोग अपने सो कॉल्ड दोस्तों को भी बैक स्टैब कर देते हैं, पीठ में उनकी खंजर खोप देते हैं। अब आप इसे धोखा कह रहे हैं या गेम स्ट्रेटेजी, ये बताएं। तीसरी बात, अगर आपके ऊपर कैमरे लगे हैं इतने सारे जो 24 घंटे आपको देख रहे हैं और आपको पता है कि पूरा भारत आपको देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो मुझे ये बताइए क्या आप रियल बिहेव करोगे, हाँ या ना? और सबसे बड़ी बात, बहुत से पास्ट कंटेस्टेंट ये बात साफ तौर पर बता चुके हैं कि उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि दूसरे लोगों को उल्टा सीधा बोलो, उनसे लड़ो, वरना शो से एलिमिनेट हो जाओगे। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में इस तरह की ये बात कही थी। और आपको क्या लगता है कि ये सब रियल है? इस तरह गाली देना, चिल्लाना, लड़ना, ये सब एग्रेशन दर्शकों के लिए नॉर्मलाइज होता जाता है। अपोलो हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोशन जैन ने मेट्रो लाइफ से बात कहते हुए कहा कि बिग बॉस और स्प्लिट्सविला जैसे शो एक तरह के ह्यूमन जू हैं, यानी इंसानों के चिड़ियाघर। ये स्क्रिप्टेड हैं और एडिटेड होते हैं। ऐसे शो में एग्रेसिव बिहेवियर को एनकरेज किया जाता है। सभी लोग तो इससे प्रभावित नहीं होते, पर अच्छी खासी मेजॉरिटी, ज्यादातर लोगों पे इसका फर्क पड़ता है। जब वो ऐसे अब्यूसिव कंटेंट देखते हैं तो डेली लाइफ में भी, अपने रिलेशन में भी वो ऐसा कर सकते हैं। 2014 में ब्रायन गिब्सन और उनके साथियों ने अपनी रिसर्च में यह कंक्लूड किया कि सर्विलेंस रियलिटी प्रोग्राम्स को हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं कहा जा सकता। ये लोगों में फिजिकल एग्रेशन बढ़ाते हैं। पहले बिग बॉस टीवी पे 3 महीने के लिए आता था राउंड, अब OTT पर भी आ गया है 2 महीने के लिए। जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी इसी टाइप का कंटेंट साल भर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चलता रहता है। कोई इंसान इंस्टाग्राम की स्टोरी डालकर किसी को गाली दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो कोई मारपीट करने लग जाता है। किसी ने किसी को उल्टा बोल दिया, कहीं पे रोस्ट बैटल चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं और इन सारी नॉनसेंस की न्यूज चल रही है कि आज किसने किसके साथ क्या लफड़ा किया। वही बिग बॉस वाला सैडिस्टिक डिलाइट आपको यहाँ भी मिल रहा है, वही बिग बॉस वाला वॉयरिस्टिक डिलाइट भी मिल रहा है डेली व्लॉगर्स की लाइफ में झांककर। कोई कह रहा है कि मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो जाना भाई, क्यों पूछ रहा है लोगों से? इसमें भी कंटेंट ढूंढ रहा है, इस चीज के अंदर भी, इसमें भी व्यूज चाहिए, पैसे कमाना है। कम से कम ऐसे टाइम पे तो अपनी माँ के साथ रह ले पूरे दिमाग से। और जो देख रहा है उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। उसके माँ बाप कहेंगे आजा बेटा बैठ जा 5 मिनट हमारे पास, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि रात को मेरी बेटी डर कर उठ गई, अरे तो अपनी बेटी को गले लगा ले भाई, चुप कर ले। उसमें भी एकदम से पहले जाके कैमरा उठाओगे, फिर चीजें दिखाओगे। कम से कम बच्चों को तो बख्श दो यार, उन्हें तो नेचुरल रहने दो। उनमें तो आप अपना कंटेंट मत निकालो। कोई अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है, कोई रात को 2 बजे होटल में राजमा चावल खा रहा है, कोई अपनी माँ को रील दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
और देखने वाले सब कुछ देख रहे हैं। फ्लॉन्ट करते हैं कि मुझे इस इन्फ्लुएंसर की लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा पता है, मैं तो उसका एकदम कट्टर फैन हूं। यहां से शुरू होती है एक पैरा सोशल रिलेशनशिप। उस इन्फ्लुएंसर के लिए तो वो लाखों फॉलोअर्स में से एक रैंडम फॉलोअर है, लेकिन ये फॉलोअर अपने दिल में एक स्पेशल रिश्ता बनाकर बैठ गया है। इन्फ्लुएंसर का फर्ज होना चाहिए कि फॉलोअर को इस इल्यूजन से बाहर निकाले, लेकिन ये लोग इसको बढ़ावा देते हैं, अपनी लाइफ की और ज्यादा प्राइवेट चीजें दिखाते हैं। किसी एक दो फैंस के कमेंट का जवाब दे दिया, किसी फैन क्लब की पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करके एक्नॉलेज कर लिया, कभी यूट्यूब या इंस्टा पर लाइव आकर कुछ देर चैट कर ली, कोई फैन मीटअप कर ली, किसी एक फैन से जाके पर्सनली मिल लिए। प्रॉपर फैन मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि इन कट्टर फैन से ही तो व्यूज आएंगे तो बैटिंग एप्लीकेशन वाला स्पॉन्सर खुश होगा, इसी से तो पैसा आएगा और उस पैसे से कार खरीदी जाएगी, फिर कार खरीदने का व्लॉग बनेगा और ये फॉलोअर्स उसे भी देखेंगे खुश होकर कि वाह, आज तो मेरे भाई ने कार खरीद ली। वो ये नहीं सोचेगा कि उस इन्फ्लुएंसर ने तो कार ले ली, पर तू तो बेकार है, तू तो बेरोजगार है, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ये वीडियोस देख रहा है। वैसे आपको एक अंदर की बात बता दूं कि इन इन्फ्लुएंसर्स का आधे से ज्यादा लाइफस्टाइल एकदम नकली। आजकल मार्केट में ऐसे मॉडल्स चल रहे हैं कि कुछ महीने के लिए कार रेंट पे ले ली जाती है। 10% पे साल के लोग कार ले रहे हैं। चलो मान लिया मैंने कि अगर उसने कार खरीद भी ली, तो आपको क्या मिला उसके अंदर? जो आपकी परेशानी है, जो आपके मुद्दे हैं, क्या वो इन्फ्लुएंसर आपके मुद्दों के लिए आवाज उठाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे कोई मतलब नहीं है आपसे। जिसका तू फैन है उसने तो तुझे सामान बेच दिया, मिस्ट्री बॉक्स वाला जुआ खिलाना शुरू कर दिया। तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि वो जो मिस्ट्री बॉक्सेस खोल रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है। तुझे बैटिंग ऐप वाला जुआ खिलाना शुरू कर दिया। 1 करोड़ तुम जीत सकते हो बड़े आसानी में, ये चीज कह के जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड था ना, मेहनत वाला, वो गायब कर दिया। याद करो, कभी एक वक्त पे तुम सोचते थे कि साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें सोशल वर्कर बनना है। ऐसा हर एक सपना आपसे छीन लिया जाता है, उसी इन्फ्लुएंसर ने छीना है जिसे तुम अपना मानते। जुआ खेलने का तुम्हें गंदा नशा लगा दिया, गंदी गाली और मारपीट करना तुम्हें सिखा दिया, नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया। तुम्हारे इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें गुलाम बना दिया, यहाँ से साइकोलॉजिकल गुलाम। निकल जाओ इस गुलामी से मेरे दोस्त। ये सब क्रिंज फेस्ट एंटरटेनमेंट कहलाने के लायक नहीं है। एंटरटेनमेंट में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी फिल्म जो 2 घंटे तक आपको एंगेज करके नई दुनिया में ले जाए, जो आपको इमोशनली एनरिच करे। कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो कभी आपकी होठों पे मुस्कान हो। कुछ ऐसा कंटेंट जो आपके दिल को छू जाए। चलो ये भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि YouTube पे ऐसी 15 फिल्में हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपकी लाइफ चेंज होगी। उस्ताद होटल हिंदी डब, शंघाई, सत्या, रोड, दीक्षा, प्रहर, बाग बहादुर, रुई का बूझ, धारावी, मकबूल, हीरो भाई जैंग युमोय, गाइड, मंथन, मिर्च मसाला, अर्ध सद्या। ये लिस्ट मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट करी थी। अलग मूवीज है, अलग लेवल की मूवीज है, मैंने देखनी स्टार्ट कर दिया, आप भी देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ये तो हुई एंटरटेनमेंट की बात। इसके बाद कुछ काम धंधे वाली बात भी कर लें। कोई स्किल सीखो अच्छे से, फिर किसी के पास जाके इंटर्नशिप करो, अपने कुछ वर्क सैंपल्स तैयार करो और उस बेसिस पे जाके नौकरी ढूंढो। आप कहोगे कि इस पे जाके पूरी एक वीडियो बना दो, मैं बनाऊंगा, पर पहले जाके कोई आप नई स्किल सीखना स्टार्ट तो करो। जिन इन्फ्लुएंसर्स की मैंने बात करी है उनके साथ कोई मेरी पर्सनल खुंदस तो नहीं है, मेरी तो ज्यादातर लोगों से दोस्ती भी है। सोच रहे होंगे ना, तो ये बात मैंने क्यों कही आपसे अगर मेरी दोस्ती है तो? क्योंकि इस देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश के युवा जो जाल में फंसते जा रहे हैं ना, वो आंख खोलनी जरूरी थी। उम्मीद है कि ये इन्फ्लुएंसर्स की इस बात को आप समझोगे और इस वीडियो को एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी मेडियोक्री कंटेंट ना बनाया हो, लेकिन मैंने हर एक फीडबैक को पॉजिटिवली लिया है। एहसास हुआ कि यूट्यूब की दुनिया में जिस वजह से मैंने एंट्री मारी थी, वो पर्पस शायद पीछे कहीं छूट गया। मेरा पर्पस था कि युवाओं को कुछ अच्छा सिखा पाऊं, नया सिखा पाऊं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं, उन्हें इंस्पायर कर सकूं और दुनिया को बेहतर जगह बना सकूं। जब भी तो मेरे चैनल का नाम द हेल्पिंग हैंड है, लेकिन मैं भी व्यूज की आड़ में कहीं ना कहीं भटक गया था। लेकिन अब वापस ट्रैक पे आ रहा हूं दोस्त। मन में शांति महसूस हो रही है। वीडियो पे व्यूज कितना आएंगे वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो वीडियो आपके कितने ज्यादा काम आ रही है, लोगों की जिंदगी कितनी बदल रही है उस चीज से। चाहे कितने भी लोगों का मैं दुश्मन बन जाऊं, कितनी भी बुराइयां मैं ले लूं, पर वो चीज अगर आपके लिए फायदे की है, देश के युवाओं के लिए फायदे की, आपकी लाइफ चेंज होएगी, आपकी लाइफ बदलेगी, तो वो बुराई, वो सारी चीजें लेने के लिए मैं अकेला तैयार हूं। आप कमेंट्स लिखते हो ना, एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है, अगली वीडियो में और मेहनत करने का मन करता है। ध्यान रखना अपना।